हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। हम इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं और इसमें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम दो प्रिंसिपल्स कवर करेंगे, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल और अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। पहले हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट की। वैसे सही बोलूं तो फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में ये कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जब मैंने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग बताया था तभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अकाउंटिंग सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है जिसको मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। यानी कि जब तक कोई ट्रांजैक्शन, कोई इवेंट मनी टर्म्स में ना हो, जैसे इंडिया लोकल करेंसी की अगर मैं बात करूं तो जब तक रुपीज में ना हो तब तक आप अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते। सो दिस इज बेसिकली मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, यानी accounting measures only those things, या accounting is done only for those transactions where money is involved. Some give and take is there, some loss, some gain is there, something has to be there which or you can say the implication of which can be measured in terms of money, right? इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर अपना एक एयर कंडीशनर बेचा तो उसमें पैसा आएगा, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी, राइट? मान लेते हैं मैं एक इंडिविजुअल शॉपकीपर हूं, मैंने एक एसी बेच दिया, सोल प्रोप्राइटर हूं, मालिक हूं, मेरी दुकान थी, मैंने एक एसी बेच दिया, तो उस एसी की एंट्री, अकाउंटिंग एंट्री सेल की होगी। 2 दिन बाद कस्टमर का फोन आ रहा है, सर एसी ठीक नहीं चल रहा है, रिमोट काम नहीं कर रहा है। बराबर में ही था, नजदीक ही था, मैं उसके घर चला गया पैदल ही, देखा उसने रिमोट को ठीक से यूज करना नहीं आ रहा था, उसको समझाया, वापस आ गया। अब एग्जैक्टली अगर मैं देखूं तो क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में है ये बिजनेस मूवमेंट, मैं कोई ऐसे शौकिया घूमने नहीं गया, लेकिन क्योंकि इसमें ना उसने कोई मुझे पैसा दिया, ना मैंने लिया, ना पैसे की कोई बात हुई, तो दिस पर्टिकुलर माई मूवमेंट विल हैव नो प्लेस इन दी अकाउंट। इसका कुछ नहीं होगा। अगर मैं कहीं दूर जाता, मेरा 100 रुपए का कन्वेंस लगता, पेट्रोल लगता, तो कम से कम उसकी एंट्री तो आती। सपोज मैं पैदल ही उठ के गया, बात करके वापस आ गया। सो व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन बाय दिस सिंपल एग्जांपल इज कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शंस, ओनली दोज बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव सम इंप्लीकेशन फ्रॉम द एंगल ऑफ मनी, राइट? सो ओनली मनी ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, दैट्स मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब इस बात की लेकिन फिर 2 लिमिटेशन है कि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट बात जिसको मनी से मेजर नहीं कर सकते वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। अब जैसे अगर मेरे पास एक मशीन है पुरानी और बेकार 10,000 रुपए की, अब उसको अगर मैं बेच दूं 2,000 रुपए में, 2,000 उसकी वक्त है, 10,000 की मशीन थी, लेकिन अकाउंटिंग होगी। लेकिन मेरे पास एक एक्सपीरियंस्ड आदमी ऑफिस में काम करता है, उसका एक्सपीरियंस ही अपने आप में मतलब करोड़ों अरबों का है, मैं ये कहता हूं। सपोज उसको 20 साल का, 25 साल का वास्ट एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड का, और अब उसने मेरी कंपनी में ज्वाइन किया, बट उसके उस एक्सपीरियंस की कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? मैंने एक 5,000 रुपए की मशीन खरीदी, उसकी एंट्री होगी, लेकिन एक आदमी जिसके पास करोड़ों रुपए का एक्सपीरियंस है, लेकिन उसको आप मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, है ना? आपकी जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। बात समझ पा रहे हैं? जो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको हम कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाते। दैट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। एंड दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन तो मैंने आपको बताई कि नॉन मॉनेटरी फीचर्स लाइक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इग्नोर्ड, और दूसरी इसमें क्या लिमिटेशन है कि स्टैटिक वैल्यू ऑफ मनी। अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो स्टैटिक वैल्यू ऑफ मनी है उसको कंसीडर करते हैं, यानी कि जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन जिस पे हुई। ये पॉइंट भी कहीं ना कहीं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सपोज मैंने एक बिल्डिंग 10 करोड़ की खरीदी, तो उसके वाउचर सब कुछ 10 करोड़ के बनेंगे, ठीक है जी, वो तो बढ़िया हो गया। बट 5 साल बाद हो सकता है कि बिल्डिंग की कीमत 10 करोड़ से बढ़ के 20 करोड़ हो गई, बट अकाउंटिंग को इस बात से कोई मतलब नहीं है। अकाउंटिंग उस बिल्डिंग की वैल्यू 10 करोड़ रादर उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके ही शो करेगी। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग कि कई बार एसेट्स की वैल्यूज, कई और चीजों की वैल्यूज उन प्राइजेस पर या उन अमाउंट्स पर नजर आती है जो कि हिस्टोरिक वैल्यू है, यानी कि जितने में कभी ओरिजिनली वो ट्रांजैक्शन हुई थी, वो अमाउंट्स, वो फिगर्स जो है वो अकाउंट्स में चलती रहती हैं, जबकि रियल लाइफ में कुछ और ही हो चुका होता है।
कई बार वैल्यूज बढ़ चुकी होती हैं, कई बार वैल्यू कम हो चुकी होती है, लेकिन अकाउंटिंग इस चीज को एडजस्ट नहीं कर पाती इतनी इजीली, है ना। वो बात अलग है कि हम करंट मार्केट वैल्यूज के ऊपर अकाउंटिंग फिगर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट प्योर अकाउंटिंग फ्रैंकली। अकाउंटिंग तो जो है वाउचर्स के हिसाब से चलती है, यानी एक्चुअल बिल, एक्चुअल फिगर्स पे चलती है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू पे चलती है, ठीक है। दूसरा जो प्रिंसिपल मुझे इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना है वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के हिसाब से, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। अब अगर बिजनेस हमेशा चलता रहेगा तो फिर कैसे निकालें कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ? एक चीज चलती ही जा रही, चलती ही जा रही, चलती ही जा रही है। तो इसके लिए फिर क्या करना होगा? एक अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होगा। जैसे आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। चलो अभी तो आप 11th में पहुंचे हो, लेकिन अगर वैसे रूटीन से देखें तो आप फर्स्ट में आपने सपोज स्कूल ज्वाइन किया था, और कई स्कूल तो फर्स्ट से पहले भी नर्सरी, केजी, कुछ, तो कितने सालों से पढ़ते ही जा रहे हो। अगर हमें ये जज करना हो कि भाई आप कुछ पढ़ भी रहे हो या बस ऐसे ही, तो फिर तो जिस दिन स्कूल बंद होगा, आखिरी दिन आपका होगा, उस दिन देखना पड़ेगा आपका एग्जाम लेके भाई कुछ स्कूल में पढ़ पाए कि नहीं। बट ऐसा तो नहीं होता। फिर क्या होता है? होता यह है कि बीच बीच में चेक करते रहते हैं, हाँ भाई कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। इसीलिए आपके क्वार्टरली टेस्ट, हाफ ईयरली टेस्ट, एनुअल टेस्ट, और आजकल तो यूनिट टेस्ट और पता नहीं क्या क्या चालू कर दिया। टाइम एंड अगेन चेक करना पड़ता है ना। ऐसे ही बिजनेस को भी आप ऐसे थोड़ी छोड़ दोगे, भाई ये तो चलता रहेगा तो फिर देख लेंगे बाद में। नहीं 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 नहीं। जो बैंक्स हैं उनको अपनी इन्वेस्टमेंट की, इंटरेस्ट की, लोन की रिकवरी की चिंता है। जो मैनेजमेंट है उसको दुनिया भर के डिसीजंस लेने होते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस लेने होते हैं, सो मच। फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के कितने यूजर्स हैं। तो उन सबको पीरियोडिकल बेसिस पर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एंड आमतौर पर वो अकाउंटिंग पीरियड होता है 1 ईयर। आदमी रोज रोज तो नहीं बैठेगा पढ़ने, बट हाँ जो मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग के लिए तो हो सकता है वीकली, हाफ ईयरली, हाफ मंथली, मंथली डेटा की भी जरूरत पड़ जाए। वो तो फिर आजकल सॉफ्टवेयर बन गए, बटन दबाओ तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनकर तैयार हो जाती हैं, है ना, अगर हम प्रॉपरली डेटा फीड कर रहे हैं तो। लेकिन ऐसा देखा जाए तो अब अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आ चुका है, मतलब आ चुका नहीं, शुरू से ही था कि भाई अकाउंट्स को एक रीजनेबल पीरियड पर प्रिपेयर कर लिया जाए। पहले जब मैनुअली बनता था तब से ही ये कल्चर है कि 1 ईयर पीरियड को हमेशा कंसीडर किया जाता है एज द परफेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। बट याद रखना, अकाउंटिंग पीरियड मीन्स 1 ईयर ऐसा नहीं है। यूजुअली आमतौर पर 1 साल के पीरियड को अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, और इसमें भी कई तरह का अकाउंटिंग पीरियड हो सकता है, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर। सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट ये हैं। तो अभी तक तो हमारी जो इंडिया है और मेरे ख्याल से वर्ल्ड ओवर फाइनेंशियल ईयर के सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, यानी कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के पीरियड पर ही अकाउंट्स बनाए जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि क्वेश्चंस में जो भी डेटा गिवन होगा उसमें हमेशा डेट्स 31 मार्च के हिसाब से गिवन होती है। जैसे बैलेंस शीट है वो 31 मार्च को बनाई जाती है, ठीक है ना। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। आई होप इट इज क्लियर। लिस्ट ऑफ लेक्चर्स देख लीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा किस किस चैप्टर के, किस किस सब्जेक्ट्स की कौन कौन सी वीडियोस अवेलेबल है। और कोई भी अगर आपको डाउट है, डिस्कशन करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर एसएमएस इस नंबर पे आप कर सकते हैं। एसएमएस से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।